आई नो एवरीथिंग। वो डिसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। किसी को बोला ना कुछ, नहीं मुझे सब कुछ पता, आई नो एवरीथिंग। ये जो बोलेगा आई नो एवरीथिंग, दैट मीन्स वही सब कुछ खो रहा है। ये मंजिल की जुस्तजू में खुद को मिटाने वाले, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। वाह माशाल्लाह। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमने दावत दी है इस शुमारे में डॉक्टर समरीना मुख्तार को। डॉक्टर समरीना पेशे से एक टीचर है और एक पीएचडी स्कॉलर भी रह चुकी है, और साथ साथ में ही इन्होंने अपनी 2 ऐप स्टार्ट की थी जहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी थ्रू आउट द स्टेट, और कई स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री भी इनको ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम समरीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रिया करती हूँ आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर समरीन मुख्तार है। मैं अहमदनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया, और ये मेरी जर्नी जो है ऑनलाइन टीचिंग मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट कश्मीर में। मैंने स्टार्ट किया था ये मैथमेटिक्स का, क्योंकि नीड जो होती है बच्चों को वो मैथमेटिक्स की होती है। ये बात है 2019 की, जब आर्टिकल 370 हो गया था यहाँ पे कश्मीर में। उसके बाद सारे स्कूल्स ऑफ हो गए थे, मगर इंटरनेट जो था वो भी ऑफ ही हो गया था यहाँ पे। उसके बाद 12 मई 2020 में फिर से स्टार्ट हो गया इंटरनेट यहाँ कश्मीर में, मगर 2G स्पीड पे। मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था, तो रेडमी ही अभी भी वो चल ही रहा है। तो उसी से मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। तो मैंने एक कज़न को स्टार्ट किया व्हाट्सएप पे पढ़ाना। उसका नाम ईशान है माशाल्लाह। वो शायद 6th में पढ़ता था, अभी वो 10th में है। अब उसको मैंने जब पढ़ाया तो मुझे शौक हो गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा स्किल में कन्वर्ट करें। उसके बाद मैंने ऐड दिया ऐप्स पे, मतलब इस पे FB पे ऐड दिया एग्जिट ग्रुप्स में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे पोस्टर्स अप्रूव किए। कि मैंने पहले एक चीज़ है कि अगर आपको कोई बोलेगा ऑनलाइन पढ़ाऊँगी मैं, तो सबसे पहले मेन है कि ये स्कैम आता है। जी, स्कैम का बड़ा मसला होता है कि अगर हम बोलेंगे बच्चे को फ़ी दे दो, रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दो, तो मतलब वो सोचेगा पहले, या मैं भी सोचूंगी पहली बात कि शायद ये स्कैम है। बट मैंने क्या रखा था, यू कैन रजिस्टर फ्री एंड यू कैन सबमिट फ़ी एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, वो सबसे मेन पॉइंट है जो यहाँ पे। और जब मैंने ये फिर स्टार्ट किया 2G पे, फिर मुझे अनंतनाग से स्टूडेंट्स आ गई थी। ज़ायरा रियाज था उसका नाम, सेंट पॉल्स इंटरनेशनल स्कूल से। उसके बाद बहुत सारे सोपुर से आए, बारामूला से आए, DPS से बच्चे आ गए आहिस्ता आहिस्ता। मगर जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले महीने मुझे 1 बच्चा था। अच्छा। फिर सेकेंड मंथ जून में 2 बच्चे जुड़ गए वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाती थी, आधा घंटा 35 मिनट्स में मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, कॉपी पे पढ़ाती थी। फिर उसी दौरान मेरा भाई आ गए, वो बेंगलोर में है, वो इंजीनियरिंग करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे देखा ये रेडमी फ़ोन से पेज पे दिखाती हैं बच्चों को, फिर उन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड ऑर्डर किया। अच्छा। उसके बाद मैं एज ए टीचर, मैं 12 ईयर्स मेरी एक्सपीरियंस है बहुत सारे स्कूल्स में। तो मेरे पास बोर्ड भी हैं, घर में भी 60-70 बच्चे आते थे जो बिफोर द कोविड। उसके बाद मैंने क्या किया, वो बोर्ड सामने रखा और ट्राइपॉड स्टैंड से कैमरा वहाँ पे शिफ्ट अटैच करती थी रेडमी फ़ोन। तो पढ़ते थे बच्चे। फिर मेलनसन के बच्चे कुछ जुड़ गए, क्योंकि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे ही पढ़ाती थी ताकि बच्चा डर के बगैर वो इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम भी होती हैं बच्चों को। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, यहाँ तक कि कुवैत से बच्चे, कश्मीरी रेजिडेंट्स जुड़ गए। फिर कतर से बच्चे जुड़ गए मेरे साथ, वो भी कश्मीरी रेजिडेंट। न्यूजीलैंड के बच्चे भी आते थे, कनाडा के भी बच्चे माशाल्लाह ज्वाइन हो गए थे वहाँ पे। यहाँ तक कि इन द स्टेट, मतलब मुंबई से भी, दिल्ली से भी जितने भी कश्मीरी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ तक कि कश्मीरी नहीं, मतलब कश्मीर से बाहर जितने भी बच्चे हैं वो भी ज्वाइन हो गए हैं मेरे इस कोचिंग में। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना।
اگر ہم بات کریں سمرین تو آپ کا پہلے ایک ٹیچنگ بیک گراؤنڈ رہ چکا ہے. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس کشمیر میں رہا وہ کیسے مختلف ہے آپ کے اس آن لائن ایکسپیرینس؟ ایکچولی 2012 میں آلموسٹ میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تھی, پھر میں نے بی ایڈ کیا تھا کشمیر یونیورسٹی, مگر اسی دوران میں نے پرائیویٹ اسکول جہاں میں پڑھتی تھی, میں نیو مشن اسکول احمد نگر میں پڑھتی تھی, بہت ہی اچھا اسکول ہے, ابھی بھی ماشاءاللہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں وہاں پہ, زبیر سرواں کے پرنسپل ہیں. تو پھر اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کی وہ میرے سائڈ میں ہی اسکول تھا, تو میں وہیں پہ گئی ٹیچنگ کے لیے جہاں میں نے پڑھائی کی. پھر انہوں نے بولا کہ وہاں ویکینسی میتھس کی ہے. میں نے بولا چلے کوئی نہیں, کیونکہ میتھمیٹکس جو ہے مجھے بہت شوق تھا کہ میں بچوں کو ٹرین کر سکوں, کیونکہ گھر میں پڑھاتی تھی مگر گھر میں پڑھانا اور اسکول میں پڑھانا اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے بی ایڈ بھی کمپلیٹ کیا, وہ مجھے آف دیتے تھے, چھٹی دیتے تھے جب بھی ایگزام ہوتا تھا. اس کے بعد میرا ایم اے میں سلیکشن ہو گیا, ایم ایس سی میں سلیکشن ہو گیا. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں مطلب ٹیچنگ میں نے نہیں چھوڑی. تو آپ کا ڈبل ماسٹرز ہے؟ ہاں ڈبل ماسٹرز ہے میرا. میرے جو اسکول جہاں بھی میں 3-4 اسکولس میں گئی وہاں پہ وہ مجھے چھٹی دیتے تھے آرام سے اس دوران جب بھی ایگزامس ہوتے تھے یا جب بھی میرے پریکٹیکلز ایٹسٹرا ہوتے تھے. اس کے بعد میرا سلیکشن ایم ایڈ میں بھی ہو گیا تھا, بٹ پھر میں نے وہ چھوڑا بیکاز وہ اننت ناگ میں میری سلیکشن ہو گئی تھی. اس کے بعد میرا سی ٹیٹ ہوتا ہے سی بی ایس سی کا ٹیچنگ ٹیسٹ, سینٹرل لیول ٹیسٹ ٹیچنگ کا, وہ بھی کوالیفائی ہو گیا میرا. وہ پورے انڈیا لیول پہ ہوتا ہے ٹیچنگ ٹیسٹ, سی ٹیٹ اس کو کہتے ہیں, وہ بھی میرا کوالیفائی ہو گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر مجھے ٹیچنگ تو پہلے ہی میرے بلڈ میں ہی ہے, کیونکہ میری پھوپھی بھی ٹیچر رہی ہے, میری موسی بھی ٹیچر, میری ماما بھی پہلے ٹیچر ہی تھی. اس کے بعد وہ دوسری جاب کشمیر ہینڈی کرافٹس میں کر رہی تھے. مطلب ٹیچنگ میرے بلڈ میں ہی ہے. تو یہ میرا پیشن ہے, مطلب پورا, مطلب میں اس کے بغیر تو مجھے لگتا ہے ادھورا ہے انسان, سول کو سکون ہی نہیں ہے اس کے بغیر. اوکے, تو سمرین آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے سبجیکٹس پہ پرٹیکولرلی فوکس کرتے ہیں؟ اس وقت میں پرٹیکولرلی مین 2 سبجیکٹس پہ فوکس کرتی ہوں, میتھمیٹکس اینڈ سائنس, کیونکہ بچہ انگلش میڈیم میں ہی تو آج سارے پڑھتے ہیں, تو انگلش تو ان کو پہلے سے ہی آتا ہے وہاں پہ, اور زیادہ تر نیڈ جو ہوتی ہے بچوں کو میتھمیٹکس اور سائنس کی ہوتی ہے, اور زیادہ تر میتھمیٹکس کی. یہاں تک کہ جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا پھر بہت زیادہ انسپائر ہو گئے, بہت سارے وومینس انسپائر ہو گئے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں بھی اسٹوڈنٹس دے دو آپ. پھر میں بولتی تھی ان کو چلو ٹھیک ہے, پھر میں ان کا بھی ایڈ ڈالتی تھی اپنے گروپس میں, پھر وہ بھی انگلش پڑھاتے تھے, اور اردو ٹیچر اردو پڑھاتی تھی. ویسے ہی عربک ٹیچر نے بھی سٹارٹ کیا قرآن شریف پڑھانا, ان کو بھی میں نے اسٹوڈنٹس دے. مگر ایک چیز ہے کہ کنسسٹنسی رہنی چاہیے, یہ نہیں کہ کل پڑھایا پھر دوسرے دن نہیں پڑھایا, تیسرے دن پھر سے, ایسا نہیں رہنا چاہیے. ایک اسکیڈول پورا ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا پینز لینی ہوتی ہیں ٹیچر کو. جیسے کوئی این سی آر ٹی, آج تو گورنمنٹ نے پورا این سی آر ٹی کیا ہے, بٹ این سی آر ٹی جب میں پڑھاتی ہوں, یا کوئی بھی سبجیکٹ جیسے ڈی پی ایس کا بھی کوئی ان کی اپنی بک ہے میں پڑھاؤں گی, بٹ میں ان کو پھر 4-5 بک سے وہ ٹاپکس, مطلب جیسے پرائم نمبرس ہیں, میں ایک ہی بک سے پھر ان کو کوشچنز انہی کے بک سے نہیں دیتی ہوں. بہت ساری بکس میرے سامنے ہیں, پھر میں انہی کو مطلب دیتی ہوں بہت سارے, تاکہ وہ ایک ہی بک سے سالو نہ کر سکے, تاکہ وہ بہت ساری بک سے کوپ اپ کر سکے اور سالو کر سکے سارے پرابلمز ایک ہی ساتھ. سمرینا, اگر ہم بات کریں, آپ نے بولا کہ آپ میتھس اور سائنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں کشمیر کی, تو جموں سے اگر ہم کشمیر کو کمپیئر کریں تو میتھس اور ریزننگ میں کشمیر میں بچے بہت کمزور ہیں, کیونکہ آج کالجز میں پہلے ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ریزننگ کویشچنز ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو میتھمیٹکس کویشچنز ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یہ ویکنیس بچوں میں آئی ہے میتھس اور سائنس کے حوالے سے, کیونکہ آگے بڑھنا ہوتا ہے بچوں کو, ڈفرینٹ کالج میں ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے, وہ چوک جاتے ہیں پھر, تو یہ کیا وجہ ہے, ان میں کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز کہوں گی, مطلب مجھے جتنے بھی بچے, مجھے اس ٹائم آلموسٹ 70-80 آلموسٹ 100 اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا چکی ہوں آن لائن میں بھی. میں نے جتنے بھی بچوں کو دیکھا تو سب سے پہلے مین چیز ہے وہ کرائمنگ کرتے ہیں, گوٹا رٹا کرتے ہیں, میتھ میں بھی رٹائی کرتے ہیں. پہلے میں مطلب کانسیپٹ اگر پورا کلیئر نہیں ہوگا نا تب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بندہ. مجھے ایسے بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں بولتے ہیں میم ہمیں سلیبس میں 4 ایکسرسائز ہیں, 4 میں سے ایک ہی ہم نے اسکول والوں نے دی ہے, 3 ایکسرسائز کینسل. پھر اگر میں ان کو پڑھاتی ہوں پھر بولتے ہیں نو میم ہمیں ایگزام ہے اتنا ہی ہے, رہ گئے 3 ایکسرسائز ادھر ہی, سارا ادھر ہی, بیسک کانسیپٹس ان کا کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے.
यानी जितना भी हो सके, चाहे सिलेबस में हो नहीं हो, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा क्लियर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि क्रैमिंग करने से, मैथ में तो टोटली क्रैमिंग तो किसी सब्जेक्ट में होता नहीं है, मैथ में तो बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, वो मेरा। और 5th का मैथ इतना है कि अगर 5th का मैथ्स ही अगर बच्चा पढ़ेगा ना अच्छे से, वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। उसी में प्रॉफिट लॉस सब कुछ, परसेंटेज, इतनी सारी चीज़ें सीखता है बच्चा 5th में कि पूरा बिजनेसमैन वो बन सकता है वहाँ पे, या बिजनेस गर्ल। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का फोबिया होता है, वो चाहते हैं कि वो मैथ्स क्रैमिंग करके ही याद करें और एग्जाम्स पास करें, फिर उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं। ये क्या वजह है इस फोबिया की? ज़्यादातर कश्मीरी स्टूडेंट्स ये जो ज़्यादा क्रैमिंग करते हैं मैथ्स में, क्या लगता है आपको ये वजह क्या है? फोबिया क्या बचन में? फोबिया मेन यही है कि सबसे पहले इनको तो क्लियर कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए। जैसे मेरे कल ही मुझे एक पेरेंट आ गई थी, उसने अचानक से मुझे बोला मेरी बच्ची को आप पढ़ाओ आज दिन के लिए, क्योंकि उनको परसों एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का। उनको इतना डर था, वो मुझे बोल रही थी मैं आपको पे करूँगी आज ही दिन का, मगर इसको पढ़ाओ। बट मैं उसको कैसे मतलब हैंडल कर सकती थी उस टाइम, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्ट अनक्लियर था वहाँ पे। फिर मैंने उसको कैसे समझाया, वो पे वे को छोड़िए, वो तो मैंने पकड़ा वगड़ा नहीं, बट मैंने सोचा नहीं, अगर मैं इसको आज हेल्प करूँगी इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्ट्स जितने भी होंगे वो क्लियर होंगे। फिर मैंने उसको 1 घंटे ऑलमोस्ट क्लास दी ऑनलाइन। फिर वो इतनी मामा उसकी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, यहाँ तक कि पेरेंट्स, मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को उनके मैथ का डर है। सच में, मतलब मैथ बहुत ही ज़्यादा मुझे भी होता था बचपन में, मैथमेटिक्स। मेरी बुआ बोलती थी मुझे आप 10th करो, मैथ छोड़ो, बट फिर मैंने 11th में भी मैथ को नहीं छोड़ा था सीरियसली, दोनों मेडिकल प्लस मैथ पकड़ा था मैंने। तो मगर मैथ में यही है कि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना, फिर 10th तक या 11th तक या फाइनल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है कभी अनक्लियर नहीं रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही, वो चीज़ आप बता सकते हैं कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, क्योंकि बच्चे पिक करते हैं वही जो उनको टीचर्स सिखाते हैं, आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है टीचर मैथमेटिक्स का जी, आपको लगता है कि टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, फिर जब वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं दे लैग, और क्या हो जाता है फिर वही, बिकॉज इट्स कंटेजियस, वो उन बच्चों में भी आ जाता है, फिर वो भी डरने लगता है। लगता है आपको इस बारे में? हाँ, वो तो है, जब तक खुद मतलब जब तक दिल को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ट्रेनड हूँ, मैं 12 इयर्स के एक्सपीरियंस है, बट मैं 7 साल लर्न भी कर रही थी, अर्न भी कर रही थी। मैंने पहले 5th पढ़ा मैथ, फिर 6th 7th, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मतलब पढ़ना तो आपको हमेशा है, ये नहीं बोलना कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है, यहाँ पे एक मतलब डिजीज़ है, IKE डिजीज़, वो क्या होता है, आई नो एवरीथिंग। वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, किसी को बोला ना कुछ नहीं मुझे सब कुछ पता, आई नो एवरीथिंग, IKE मतलब आई नो एवरीथिंग। ये जो बोलेगा आई नो एवरीथिंग, दैट मीन्स वही सब कुछ खो रहा है। जितना आपको हो सके आपको उतना ज़्यादा मेहनत करनी। और टीचिंग ये है कि अगर अल्लाह की कसम मैं सच बोलूँ, मैं 2 बजे 3 बजे तक मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट 1 AM तक भी चलते हैं सऊदी अरबिया के, कतर के, क्योंकि वहाँ पे गैप जो है 2.5 घंटे की गैप है। तो उस टाइम मैं फिर उसके बाद में मैं फिर बुक्स देखती रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है पहले मैं वो क्लियर करती हूँ, तब जाके मैं ट्रेन होके बच्चों के सामने क्लास में जाती हूँ। पहले खुद ट्रेन होना पड़ता है। अगर मुझे कोई बोलेगा आपको ये आता है, मैं बोलूँगी हाँ आता है, मगर मैं फिर खुद सीखती हूँ पूरा, चाहे मुझे फिर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं बोलूँ नहीं मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सीखना तो है, सीखना उम्र भर है। जी वही आपने बताया कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा कि आपने स्टार्ट किया पहले जूम क्लास, हाँ जूम, फिर धीरे धीरे आप इवॉल्व हो गए, आपकी अपनी ऐप्स जो है आपने वो डेवलप की। उन ऐप्स के बारे में बताएं, वो आइडिया आपको कैसे आया और कितने सारे लोग आपके साथ और जुड़े, कितने स्टूडेंट्स? एक्चुअली मेरी जो अभी भी है जूम पे ही चलती है क्लास। पहले मुझे जूम की क्लास 30 मिनट्स की होती है, फिर उसको 40 मिनट्स एंड होता है वो मीटिंग, बट उसके बाद मैंने उसको मंथली पेमेंट भरा। अब वो कंटिन्यू रहती है 3 आवर्स की कंटिन्यू वो क्लास, मतलब बार बार लिंक नहीं भेजनी पड़ती है। मगर मैंने ये ऐप क्यों डेवलप की वहाँ पे? ऐप इसलिए मैंने बनाई ताकि बच्चे जो MCQs है, MCQ क्वेश्चंस है, वो मैं वहाँ पे बनाती हूँ। MCQ मैथमेटिक्स, MCQ साइंस या MCQ इस्लामिक रिलेटेड जो भी है वो मैं उनको, जैसे मैं आज टॉपिक पढ़ा है HCF या LCM, फिर मैं दूसरे दिन उनको वो ऐप पे या मैं वर्कशीट भेजती हूँ या मैं ऐप पे ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भेजती हूँ और वहाँ पे
पे सीधे पता चलता है किस बच्चे में किसने कितना टाइम दिया क्विज को। जिसने ज़्यादा कम दिया टाइम और करेक्ट किए वो पहले पोजीशन पे वहाँ सीधे चार्ट चढ़ता है या ग्राफ बनता है वहाँ पे पूरा कि किस में कितना कैपेबिलिटी है, वो कितना कर सकेगा। इसमें यही बोल रही हूँ कि मंजिल की जुस्तजू में खुद को मिटाने वाले, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। वाह माशाल्लाह। आप बताएं हमें कि आपकी इस ऐप की वजह से आपकी टीचिंग जो आपने इम्प्लीमेंट की थी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2019, आप बता सकते हैं कि और कितने सारे लोग आपके साथ चाहते थे जुड़ना, या आप सिर्फ ये सिंगल हैंडेडली करते हैं या मैं सिंगल हैंडेड ही करती हूँ, मगर जो भी मेरे पास क्योंकि मैंने ऑलरेडी FB पे एक नंबर अपना शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने जो भी मुझे कॉल करता मैं उसको बोलती हूँ कैसे आपको करना है काम, आपको खुद ही करना है। क्योंकि अगर मैं दूंगी, मैं रिकमेंड करूँगी, मुझे नहीं पता है वो बंदा कर पाएगा वो काम। किसी को बोलूँगी ये इंग्लिश टीचर है, उर्दू टीचर है, मैं दूंगी, मैं उसको रेफरेंस दूंगी, वो मेरी रेफरेंस उसको देगी, मगर मसला है कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं शी इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। उनको खुद देखना है, उनको खुद अपना काम खुद करना है। क्योंकि मैं सिंगल इसलिए मैं जो मतलब 2-3 बंदों को रखती, मगर मुझे भरोसा नहीं है कि कौन कैसा करेगा। क्योंकि जितना ट्रस्ट मुझे खुद पे है उतना मुझे बाकियों पे नहीं है। इसलिए जब भी मुझे कोई आता है कि मुझे हमें बोले क्या करना है, मैं उनको सीधे बोलती हूँ, मतलब ऐसे करना है, वैसे करना है। आज भी मुझे एक पेरेंट, वो इंशाल्लाह आज घर आएगी, उसने मुझे आपसे मिलना है, मुझे बोलो आपने ऑनलाइन कैसे स्टार्ट किया वो चीज़ें। तो इंशाल्लाह रास्ता तो बताते हैं, फिर मंजिल तक पहुँचना उनका काम है। सिलेबस के हवाले से हम बात करेंगे। आपके ख्याल से क्या सिलेबस जो हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी से लेके फिर हाई लेवल तक या 10th तक, अगर हम बात करें मैथ्स के हवाले से या साइंस के हवाले से, वो सही रहता है या आप कुछ चेंज करना चाहेंगे? अगर सिलेबस पे आप क्या चेंज करेंगे? सिलेबस तो वैसे ठीक है, मगर अगर बच्चा NCERT ही पढ़ेगा, अब यहाँ पे हो गया है कि NCERT, CBSE, ICSE वो सिलेबस, चाहे अगर बच्चा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ना, चाहे वो किसी भी बुक में, ये नहीं है कि SST उसमें आधा लिखा होगा, दूसरे NCERT में आधा लिखा होगा, नहीं। जैसे मैथ है, इसमें मानो कि कोई स्क्वायर रूट्स है, वो CBSE में भी वही है, वो NCERT में भी वही है, वो ICSE में वही है। यानी अगर बच्चा एक बार क्लियर करेगा ना कॉन्सेप्ट, चाहे उसको कोई भी कैम्ब्रिज की बुक भी सामने रखोगे ना, वो खुद ही कर पाएगा। क्योंकि मेथड सेम है, मेथड एक मेथड या 2 मेथड हो सकते हैं, 2-3 मेथड, मगर कॉन्सेप्ट सेम ही है ना, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालना है। यानी कोई भी बुक से बच्चा कर सकता है तब जब क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो। बिल्कुल सही। हम बात करेंगे बच्चों की जो 11th-12th में मेडिकल ले लेते हैं, लेकिन फिर जब वो फिजिक्स का मैथ देखते हैं, फिजिक्स में भी मैथ्स इम्प्लीमेंट होता है, या केमिस्ट्री में हर जगह बायोलॉजी हर जगह लगता है, तो वो छोड़ देते हैं फिर आगे चल के। ये डर रहता है उनको, हालांकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। हम अगर बाहर अभी निकलेंगे, हम एक लाइन होगी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, लेकिन फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं ये सब्जेक्ट्स मिड में। मैथ जो है, चाहे आप मेडिकल पकड़ो, नॉन मेडिकल पकड़ो या आर्ट्स पकड़ो, मैथ्स आप पहले 10th तक जितना भी हो ना, उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। क्योंकि ये मैथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ JK SSB के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होता है। यहाँ तक कि मुझे मतलब ऐसे मुझे स्टूडेंट्स थे, वो MA कर रही थी या MA थी, वहाँ MA स्टूडेंट्स भी मेरे पास पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स SSB के लिए। कि वो मैं कभी ऐड भी देती हूँ कि अगर किसी को जैसे सुपरवाइज़र पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथ हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है। 10th तक तो ज़रूरी, ये नहीं कि 11th-12th में बोलूँगी बच्चों को नहीं वो पढ़ो। 10th तक अगर वो रिवाइज़ करेगा ना बार बार अपनी सिबलिंग से या किसी भी बुक से, वो मैथ आपको हमेशा रहेगा याद, और हमेशा वो ज़रूरत ही लगता है वो मैथ्स। आप ऑनलाइन टीचिंग के अलावा घर पे भी पढ़ाते हैं बच्चों को? पहले मैं कोविड से पहले मैं पढ़ाती थी, फिर मेरी दादी जो है मुझे भी, हमें सबको तो कोविड ही हो गया था, उसके बाद मैंने स्टॉप किया था। उसके बाद मैंने कोचिंग बंद किया यहाँ पे घर में, क्योंकि टाइम नहीं होता है मेरा भी, टाइम शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। सुबह भी क्लासेस, स्कूल में जाती हूँ प्राइवेट स्कूल, उसके बाद वहाँ से आके भी बहुत ज़्यादा ये क्लासेस होती
प्रायोरिटी है मेरी। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। टाइम अगर आप वेस्ट करोगे ना, वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। टाइम वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। और घर का काम, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, और मम्मा की भी सेहत उतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, पापा भी बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, तो साइड बाय साइड मुझे पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। और अल्लाह ने मुझे मतलब मुझे मम्मा ही बोलती है यू आर द वॉरियर, आप रॉबोट हो। सच में मुझे मतलब कोई काम होता है मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट अल्लाह ताला की मदद से करती हूँ। ईजी है ऑनलाइन चलाना, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है मतलब ये कंसिस्टेंसी रखने के लिए। बोलते हैं नहीं कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन बट ईगल अवॉइड्स द रेन एंड फ्लाई अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर सेम बट एटीट्यूड इज डिफरेंट। बिल्कुल। कुछ यंगस्टर्स है यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो देखते हैं कि बच्चे उनके पास पढ़ने नहीं आते, फिर वो छोड़ देते हैं। आप क्या कहना चाहेगी कि इसमें कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी? मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बोला, जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया, पहले मुझे 1 महीने में 1 बच्चा आ गया खाली 1 बच्चा आ गया। अगर मुझे होता वहाँ पे नहीं मैं स्टॉप करूँ तो मैं उस वक्त भी कर सकती थी, मगर उसके बाद दूसरे में लगभग 4 महीने मुझे टोटल 2 बच्चे थे। 1 घंटे की क्लास होती थी बस। उसी 4 महीने में मुझे मतलब ऐसा भी हुआ कि नहीं मैं छोड़ूंगी ये पढ़ाना। मैंने सोचा नहीं, हो सकता है कि आगे इंशाल्लाह इंक्रीज होगा, मगर अल्लाह की मदद से मतलब मैं अल्लाह का शुक्र कैसे करूं मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इतने बच्चे जुड़ गए ना कोविड के दौरान। अभी भी है, अभी भी 3-4 साल हो गए, वो बच्चे अभी भी ऑलमोस्ट 50% उसमें कंटिन्यू है, और बाकी नए भी आते हैं। और अप्रैल के लिए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी ने मुझे पहले बुलाया हमारे लिए आप स्लॉट निकालिएगा हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि कोई मेरी ग्रुप क्लास भी चलती है और इंडिविजुअल लेवल पे भी। इंडिविजुअल अगर कोई बोलता है तो मैं इंडिविजुअली ट्यूशन देती हूँ, अगर कोई ग्रुप में तो ग्रुप में भी वो पढ़ता है। एक्चुअली ग्रुप में वो बच्चे कोप अप करते हैं जो मतलब कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लगता है उनको। जैसे बरनाल के बच्चे हैं, बिस्को के बच्चे, GDO इनका, DPS के बच्चे, दून इंटरनेशनल के बच्चे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो कॉम्पिटिटिव रहता है। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ ये नहीं कि बच्चा सोया होगा तो मुझे पता ही नहीं होगा। मैं अगर 5 मिनट पढ़ाऊंगी या 10 मिनट पढ़ाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चंस देती हूँ। ये नहीं कि अब मुझे बाद में भेजो, नहीं, क्वेश्चन फास्ट भेजो मुझे, जो मैंने लिखा जो पहले भेजेगा उसको पूछो। मतलब ऐसे ही चलता रहता है, लगभग 10-15 क्वेश्चंस में फिर भेजती रहती हूँ, ताकि बच्चा एक्टिव हो सके, ताकि वो ये नहीं कहे। और पेरेंट्स भी माशाल्लाह उधर ही होते हैं, पेरेंट्स उधर ही होते हैं उनके सामने। और मैं नहीं उनको बोला नहीं आप उधर ही रहो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब कर्जाद इमन बचन, तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं आप उधर सामने रहो उनके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर हो जाते हैं क्लास में, वो इंटरेस्ट लूज करते हैं। क्या आपने कुछ ऐसी ट्रिक सीखी है जिससे आप बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ग्रैब करके ये रखती है क्लास में, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है बच्चों के साथ, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ बच्चों के साथ। ये नहीं कि कोई टीचर फ्रेंडली हो तो वो उसको कुछ आता नहीं है हैंडल करना, ये वो मसला नहीं है। आज के मतलब फ्रेंडली माहौल बनाना ज़रूरी है। मतलब वो फ्रेंडली मतलब जैसे अगर कोई मतलब एक टीचर को पहले ही पता होना चाहिए कि इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ये पढ़ रहा है, क्या मसला है। थोड़ा केस स्टडी पे ज़रूरी जाना होता है। एक डॉक्टर जो टीचर है ना, वो पूरा डॉक्टर का तरीका अप्लाई कर रहा है। डायग्नोज पहले उस बच्चे को करना है, फिर प्रिस्क्रिप्शन उसको देना है, मतलब क्या मसला है। जैसे कोई बच्चा है, मुझे ऐसे भी बच्चे हैं उनको वो मतलब 10th रोल नंबर पे आते थे, वही 10th में फर्स्ट पोजीशन आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रिवार्ड्स ज़्यादा देती हूँ। जैसे 8th का एग्ज़ाम होता है, फिर जब वो पोजीशन लाते हैं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल मैम से खुद ही कहती हूँ मैंने इनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं तो मैं इनको अवार्ड्स दूँगी। या मैं ऐसे भी रखती हूँ क्लास में, जो रेगुलर आएगा उनको सर्टिफिकेट और अवार्ड, जो मैथ में कल अच्छा करेगा उनको मैं ग्रुप्स में पेरेंट्स को मैसेज करती हूँ और रिवार्ड्स में देती रहती हूँ, क्योंकि उससे अप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रिसिएशन चाहे वो टीचर को अप्रिशिएट करना हो, स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना हो, या घर में भी अगर सिबलिंग्स को अप्रिसिएशन अगर नहीं होना, वो बच्चा डिस्करेज होता है। अप्रिसिएशन के बगैर कुछ नहीं होता। समरीना, आप आने वाले टाइम में अपनी ऐप्स पे जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को अगले 2-4 साल में टीचिंग के हवाले से? इंशाल्लाह टीचिंग
करियर को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ ये तो मेरे ब्लड में ही है, मैंने पहले ही बोला। इंशाल्लाह मैं इसको हाई लेवल पे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं एजुकेशन का भी स्टार्ट कर रही हूँ, या सोशियोलॉजी एजुकेशन का टीचिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह, और बायोलॉजी फॉर 11th 12th इंशाल्लाह नए इसी सेशन में स्टार्ट करूँगी 1-2 महीने के बाद। फ़िलहाल मेरा 10th तक माशाल्लाह अच्छा ही चलता है, और मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी बाहर जैसे सऊदी अरबिया के बच्चे हैं वो वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीरी हमें टीचर हो ताकि वो पूरा उनका मतलब सुर पूरा समझ सके। फिर उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है। यहाँ तक कि टर्की के बच्चे मुझे 2-3 पढ़ते हैं अभी, वो साइंस भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनको मेरे साथ पढ़ने में। 1-2 घंटे उनकी क्लास शाम को होती है। या कतर के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है ऑनलाइन बेस्ट है इस टाइम, क्योंकि पेरेंट्स भी सामने है, सब कुछ सामने। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इतने सारे टीचर्स हैं कश्मीर में, इतने सारे ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाते हैं, आप खुद को कैसे स्टैंड आउट करेंगे उनसे? क्या लगता है आपको, आपकी टीचिंग में ऐसा क्या है? मेरी टीचिंग में मैं तो मतलब ईमानदारी है मेरी टीचिंग में, वो सबसे ऑनेस्ट है। यानी अगर मुझे बच्चा 10 बार भी कहेगा ना ये क्या है वहाँ पे, मैं रिप्लाई करूँगी। कोई मतलब अगर वो मुझे, मैं उनको बोलती हूँ पहले ही है कि सबसे पहले यू कैन सबमिट फी एट द एंड ऑफ द मंथ। दूसरी चीज़ मैं उनको बोलती हूँ आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर 24/7। कभी भी मुझे कोई बच्चा, ये नहीं कि खाली मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट का पूछता है ना, बिला झिझक वो मुझे मैसेज करता है मैम हमें चाहे वो रात के 1 बजे हो, 12 बजे हो, 11 बजे या सुबह के 6 बजे हो, मैं तब भी अवेलेबल होती हूँ। मतलब आधे टीचर्स को बर्दाश्त नहीं होता है कि ये मुझे बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं, मुझे लगता है मेरी हाफ क्या 75% लाइफ जो है वो टीचिंग में इन्वॉल्व है। समरीना, आप डिजिटल वर्ल्ड में अभी है क्योंकि आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन, क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है? एक्चुअली मैंने रिसेंटली यही 6 months पहले ऑनलाइन टीचिंग जॉब का ऑफ़र आ गया था बाहर, वो बिहार के थे कि पटना के थे। उनने बोला कि हमें ऑनलाइन टीचर्स की ज़रूरत है, तो मैंने अप्लाई किया। मैंने सोचा मैं तो चलाती हूँ ये, थोड़ा सा ऑनलाइन उनके साथ भी जुड़ूँ। उनने रखा था 5,000 3,000 फॉर 1 सब्जेक्ट। तो उनने सबसे पहले बोला कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी 400 दीजिए, 500। तो मैंने दिया। मैंने सोचा नहीं जी, अब उसके बाद तो इंशाल्लाह हो जाएगा बच्चे का एडमिशन। उसके बाद उनने बोला, जब वो रजिस्ट्रेशन फ़ी मैंने उनको दिया, उसके बाद जब मुझे बच्चे से इंटरेक्ट करना था, क्योंकि मैं जूम पे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उनके पेरेंट्स ने बोला, वो असली पेरेंट्स नहीं थी, वो असली गैंग थी उनकी, कि आप और 500 रुपीज़ डालिए ताकि आपको कोड आए टीचिंग का, हमें आप टीचिंग कोड दीजिए तभी हम अपने बच्चे को आपके पास ट्यूशन करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वो 500 रुपये भी दिए, यानी 1000 रुपीज़ का वहीं पे मुझे एक साथ स्कैम हो गया। यानी टीचिंग में ईमानदारी ज़रूरी है, और मेरे में वो स्कैमिंग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना ही मैं कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी लेती हूँ, और एंड मैं तो फ़ी भी लेती हूँ, वो भी एंड ऑफ द मंथ। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स 3 महीने के बाद भी देते हैं, 2 महीने के बाद भी देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आज तक किसी ने नहीं खाया, ना ही मैंने मतलब डिसऑनेस्टी दिखाई। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स समरीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।